नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 2023 के विधानसभा चुनावों के जरिए क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है? जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो रही है। क्योंकि एक और जहां बीजेपी अपना पूरा चुनाव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घोटालों, मोदी की गारंटी जैसे शब्दों पर फोकस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने प्रचार अभियान में बीजेपी के खिलाफ जुमलेबाज, भ्रष्टाचार, मोडानी, झूठे सपनों के सौदागर और विशेष रूप से ओबीसी वर्ग की अनदेखी को बड़ा मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। ये वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चा आम है कि अब 2023 के विधानसभा चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए दोनों ही दलों द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर इसका चुनावी फायदा मिल सके। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता इसे कैसे देखती है, जनता के मन में किसकी बातें उतर पाएंगी और किसकी बातें हवा हवाई हो जाएंगी। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि इन सब के बीच 2024 के चुनावों के लिए बने विपक्षी दलों के बड़े इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग लड़ते लड़ते विपक्षी दलों की आगे की राहें भी अलग होने के संकेत अभी से नजर आने लगे हैं। तो आपको बता दें कि 2023 में हो रहे विधानसभा चुनावों के जरिए क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जी हां, आज इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो रही है। तो आपको बता दें कि इन दिनों सियासी लड़ाई नैरेटिव तक आ चुकी है, क्योंकि 2023 चुनावों के जरिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम होने लगी है। बीजेपी अपना पूरा चुनाव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घोटालों, मोदी की गारंटी जैसे शब्दों पर फोकस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने प्रचार अभियान में बीजेपी के खिलाफ जुमलेबाज, भ्रष्टाचार, मोडानी, झूठे सपनों के सौदागर, ध्रुवीकरण, ईडी, सीबीआई और विशेष रूप से ओबीसी वर्ग की अनदेखी को बड़ा मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नैरेटिव आने वाले 2024 के चुनावों के लिए सेट करने की सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी जो नैरेटिव जनता के मन में बने उसका सीधा फायदा 2024 के चुनावों में मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता इसे कैसे देखती है, जनता के मन में किसकी बातें उतर पाएंगी। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि इन सब के बीच चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता रतन तिवारी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं रतन जी आपसे ही करूँगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी का एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है सत्ता में आना, चुनाव को जीतना। और इस चुनाव को जीतने के लिए जब जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के साथ साथ एक नैरेटिव सेट करने की भी लड़ाई होती है, जो इन दिनों चलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। ये लड़ाई जिस
शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ लगातार कई मुद्दों को उठा रही है, सवाल बड़ा ये है कि क्या इन मुद्दों को जनता के मन में जगह मिल पाएगी। जिस तरह से लगातार जुमलेबाज, भ्रष्टाचार, मोडानी, झूठे सपनों के सौदागर, ध्रुवीकरण की राजनीति, ईडी सीबीआई जैसे शब्दों को, और विशेष तौर पर अब जो राहुल गांधी ओबीसी की अनदेखी का मुद्दा उठा रहे हैं, कितनी आपको लग रहा है कि जनता के मन में आपको जगह मिल पाएगी इन मुद्दों के जरिए? नमस्कार सभी पैनलिस्ट का नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं। आशीष जी, नैरेटिव सेट करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी जब पूरी तरीके से जब फंसती है तो भगवान श्री राम को मैदान में उतार देती है। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती नजर आती है तो धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करती है। आपने देखा था कि कर्नाटक में क्या हुआ था। कर्नाटक में हमने 40% कमीशन की वकालत की, जब हमने कर्नाटक में भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो उसके बाद आपने देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक की गलियों में घूम रहे थे, बजरंग दल बजरंग बली कर रहे थे। यहाँ तक कि आसिफ भाई वह द केरल स्टोरी का भी प्रचार करने लगे। लेकिन आपने देखा कर्नाटक की समझदार जनता ने समझदारी से काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। उसी प्रकार हिमाचल की जनता ने भी वही काम किया। आप देखिए जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है अब वहां पे काम कर रहे हैं। मैं आऊंगा, गुजरात की चिंता मत करिए। गुजरात को नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं ने बचा लिया, नहीं तो गुजरात भी चले गया होता। सुन तो लीजिए क्या करते हैं भटनागर जी आप। भी आपकी बारी आएगी तो हम भी ऐसे बोलेंगे। चले गए, कर्नाटक चले गए, अरे गुजरात नरेंद्र मोदी के आंसुओं ने बचा लिया। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो समुदाय को शर्म आपको आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के आंसुओं ने गुजरात बचा लिया। जैसा धूल चटाया था 5 राज्यों में, वो तो याद दिलाओ ना, जब पिछले 5 राज्यों में धूल चटाई कह रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं, पानी भी नहीं उतरा था नीचे गले से, ज्यादा वक्त नहीं है। 3 दिसंबर को आप भी आ जाना, 3 तारीख को 5 राज्यों में हम तो रणभूमि में है तैयार साहब। रणभूमि में है, 5 राज्यों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। ठीक है, एक एक करके भटनागर साहब, एक एक करके पूरा वक्त आप सभी को बराबर का मिलेगा, लेकिन एक एक करके, क्योंकि ऐसे जनता को भी कुछ समझ नहीं आएगा। आशीष जी कहानी क्या है, अब ऐसे प्रवक्ता बैठते हैं, उन्हें जरूरत के राज्यों के बारे में बताते हैं और राज्य भूल जाते हैं। बेचारे वो हज क्या हुआ उत्तराखंड में और उन जगहों में। समस्या यहाँ है ना कि खीर खाएंगे। आशीष जी बताइए, अभी ये बोलेंगे तो मैं भी बोलना चालू कर दूंगा। नहीं सर, मैं चुप बैठ गया, ठीक है, सुन लीजिए। देखिए, नैरेटिव सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, दीपावली का पावन पर्व चल रहा है। आज महिलाओं के घर में रसोई में आग लगी पड़ी है, महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। लोग दीपावली मना नहीं पा रहे हैं क्योंकि महंगाई की जो बोझ है भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है। आज पटाखों के ऊपर जीएसटी, दूध दही के ऊपर जीएसटी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे जीएसटी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को और गरीब बनाने का जो षड्यंत्र रचने का काम किया, जो परपंच रचने का काम किया, वो पूरे देश की जनता जानती है। कमलनाथ जी ने तो वादा किया है और कांग्रेस पार्टी ने तो एक वादा किया है और कांग्रेस पार्टी ने यह अपने सारे जो वादे थे, हमने जो वादे किए थे कर्नाटक में, वो हमने पूरे किए हैं। तो 5 राज्यों में भी आशीष जी हमारी सरकार बनने के बाद 5 राज्यों की जनता को खुशहाल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जनता समझदार हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद करने की ओर बढ़ रही है। ठीक है, भटनागर साहब जवाब दीजिए। जी, मैं पहले तो एनबी न्यूज की और एनबी परिवार को पूरे को और पूरे भारतवर्ष को छोटे दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के वनवास खत्म होकर आगमन है, राज तिलक होगा दिवाली वाले दिन और हमें इसकी बड़ी उत्सुकता से इंतजार है। अब देखिए, हमें मेरे आदरणीय तिवारी जी बोल रहे थे, प्रभु सद्बुद्धि दे, मैं तो दुआ करूंगा और माँ सरस्वती वास करे कि अच्छा बोले। समस्या ये है कि मीठा गप करते हैं, कड़वा नहीं बताते हैं। कि आपने विचारों ने क्या करा उत्तराखंड का हाल,
कि उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में आदरणीय रावत साहब ने एक बहुत विशाल एक मस्जिद बनवा दी। यहाँ कभी कुछ हुआ नहीं करता था। आप जितना उत्तराखंड का उद्धार करके आए हो ना, उत्तराखंड के लोग ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस का क्या हासिल करे। आज जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है उत्तराखंड में जिहादियों से, आज उसके बारे में नहीं चुनाव जीत के गए थे वहां पे 5 वर्ष के लिए। फिर इसके बाद राजस्थान आए, 5 वर्ष के लिए इनको जनता ने जिताया और वो जनता जयपुर की पूरी मार्केट बंद कई दिन तक और रोड पर बैठे हजारों व्यापारी, इसलिए कि वहां पे मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एक समुदाय ने गुंडा टैक्स वसूल का काम किया, धमकाने का काम किया और बाजारों में अपनी मनमानी चलाने का काम किया। सरकार चुप बैठ गई आदरणीय अशोक गहलोत जी की। दूसरी चीज ये नहीं बताते कि इन्होंने अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी करा, एक वहां के महामंडलेश्वर है उनके नाम और एक 10-12 बड़े मंदिरों के नाम नोटिफिकेशन कि यहाँ पे सामुदायिक हनुमान चालीसा नहीं है। तो ये तो इनके राजनीति करने का सिस्टम है। वो भी याद मैं नहीं बोलना चाहता कन्हैया कुमार के बारे में, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये कर्नाटक की बात कर, अरे साहब ये तो बता दो, कर्नाटक में 24 घंटे लाइट होती थी, आज 8 घंटे का कट क्यों है? इसके बारे में कर्नाटक में फ्री में बिजली हम दे रहे हैं। भटनागर कर्नाटक में जाइए ना, बिल्कुल महिलाओं को 2000 रुपया दे रहे हैं। अरे पहली शुरू किस्त नहीं तो करा है, पहुंच शुरू नहीं गई। करा है। अरे झूठ मत बोलिए, अरे बता रहा हूं, झूठ बोलने की शुरुआत करने वाले हैं क्या? अरे झूठ बोलने की शुरुआत करने वाले हैं क्या? झूठ बोल रहे आप। अरे आप कर्नाटक में आपको कोई अरे आप यहाँ झूठ बोल रहे हो बैठ के। 2000 रुपए की पहली किस्त जमा हो गई उनके खाते में, बिजली बिल मुक्त हो गया। शिव कुमार ने कर्नाटक के मदरसों में मस्जिदों में भैया खूब मुस्लिम समुदाय में, मेरे पास कहो तो मैं वीडियो सुना सकता हूँ, मैं अभी सबूत है मेरे पास कि हम सरकार में आएंगे तो आप मुस्लिम समुदाय का उद्धार करेंगे, जो आरक्षण सरकार ने खत्म उसको जारी करेंगे और 4% बढ़ा के देंगे। शिव कुमार जी मुस्लिम है क्या? अरे सर मैं नॉलेज शिव कुमार जी मुस्लिम है क्या? आप क्या हो? अरे सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मुस्लिम समुदाय से नफरत क्यों है? हिंदू समुदाय से नफरत क्यों है? अरे सबका साथ विकास की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस बर्बाद हो गई। अरे आपके चक्कर में भाजपा बर्बाद होने जा रही है। हिमाचल की बात कर रहे हैं, आप जैसे हिमाचल में पूरे भाजपा को गर्ग में डाल दिए। हाँ बिल्कुल 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 ये तो पता है। 440 पे कौन आ गया तो पता है। ठीक है, 3 तारीख को आ जाना चल रहा है अभी चुनाव। अरे मैं यही भैया, मैं कहीं नहीं जा रहा। कर्नाटक में भी बड़बड़ कर रहे थे ना, क्या हुआ? कर्नाटक में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा रहे थे ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, क्या हुआ? बहुमत सरकार, वही बता रहा हूँ। सरकार कैसे आई आपकी? बताइए। सरकार बताई, वही बता रहा हूँ कैसे आ रहा हूँ। वहाँ पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम अभी महिलाओं को पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। झूठ। कमर्शियल बिल के इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, पर यूनिट इन्होंने बिजली बढ़ा दी। बिल्कुल झूठ। आप चलिए मैं झूठ बोला, झूठ ही सुन लीजिए। अरे झूठ क्यों सुनूं? हाँ झूठ ही बोल रहा हूँ मैं तो। झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त सुनते हैं। हाँ हम झूठे सर, हम तो झूठे हैं बिल्कुल। झूठ तो दीजिए, बोलिए, झूठ बोलिए। तभी तो कह रहा हूँ, हमने झूठ में ही तो गरीबों को छत दे दी, झूठ में तो हमने बच्चे गरीबों को टॉयलेट दे दिया, हमने झूठ में ही तो किसानों को जो अरे आपके नरेंद्र मोदी जी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। ठीक है रतन जी, उसमें अमित शाह जी पढ़े थे वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। ठीक है रतन जी, अच्छा, तो सुन लीजिए एक एक बनाता? करके। ठीक है भटनागर साहब बात पूरी कीजिए। आदरणीय तिवारी साहब, जब इस भारत को आजाद हुए 1947 में सरकार किसकी थी? केवल एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, दूसरी पार्टी नहीं होती थी। तो जब आपको गद्दी मिली तो हॉस्पिटल कौन आप बनाएंगे या आपके पूर्वज बनाते? हॉस्पिटल आप ही बनाओगे, आपकी जिम्मेदारी है विकास करने की, गरीब को अनाज देने की, सुरक्षा देने की, क्योंकि सरकार में आप बैठे। जिस तरह आज हम सरकार में बैठे उसी प्रकार आप सरकार में बैठे थे और आपकी जिम्मेदारी बनती थी सरकार को देश का विकास करे, आगे लाए। मगर आपने किस प्रकार विकास करा कि आपसे बहुत बाद में, सालों बाद सिंगापुर जो आजाद हुआ वो आज कहाँ है और भारत कहाँ है? तो सर आप इन चीजों पे ना जाओ। आप मैं उधेड़ने में आऊंगा पुरानी चीजें तो आप कहोगे ये क्या कह रहा है। हम तो कहते हैं आपने बनाया और आपकी बड़ी कृपया है साहब बनाया, मगर वो पूरा तो बना देते। मगर आप सदैव रहे कि दलाली में कि इस हॉस्पिटल में भी कमीशन मिल जाए। दलाली और कमीशन का काम तो आप लोग कर रहे हैं। 40% कमीशन कर्नाटक में आपने लिया, 50% कमीशन मध्य प्रदेश में आप ले रहे हैं। अब कांग्रेस 56% ले रही है, 56% अब कमीशन ले रही है कर्नाटक। कहाँ ले रही है? कहाँ ले रही है? परेशान है। मतलब आप 40% कमीशन लेते थे ना, करते हैं 40% कमीशन लेते थे ना, ये सच्चाई है ना?
मैं 40% बता रहा हूँ कमीशन मैं। लेते हैं ना। ये तो देखो कांग्रेसी को बताओ, कांग्रेस का काम रहा दलाली का, ये माशाखोरी दलाली का काम कांग्रेस का रहा है। अरे बाबा, अडानी के सबसे बड़ा दलाल कौन है? कांग्रेस है। अडानी का सबसे बड़ा दलाल कौन है? कांग्रेस है, गांधी परिवार। अडानी के रिमोट कंट्रोल पे कौन चलता है? अरे भैया, आप अडानी से कमीशन चाहिए क्या राहुल गांधी को या कांग्रेस को चाहिए? अरे सब जानते हैं ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है। कहता हूँ अडानी अंबानी से चंदा चाहिए होगा, क्योंकि आप चाइना समर्थक हो। बिल्कुल नहीं चाइना चाहिए। व्यापारियों को समर्थक हो। अडानी तो जी आपको मुबारक। एक देश का अब देखो ऐसा है, अगर बहस करनी है तो पर्सनल बैठो, टीवी पे समय में शुरुआत आपने किया नहीं, शुरुआत इसलिए आपने करा। ठीक है। शुरुआत आपने ठीक किया। है रतन जी, भटनागर साहब, भटनागर साहब, ठीक है भटनागर साहब सुन लीजिए, भटनागर साहब, ठीक है रतन जी रुक जाइए, रतन जी रुक जाइए, भटनागर साहब, मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है, जल्दी से अपनी बात को आप कृपया पूरा करें। और रतन जी आप सुन लीजिए। चुनाव देखिए मैं खत्म कर रहा हूँ बात को। हम चुनाव में चल रहे 5 राज्यों में, हमें जीत मिले या हार मिले हमें सब स्वीकार है और हम आश्वस्त हैं जनता सेवा में। जो प्रकार की माला पहनाएगी वो हार या जीत की, वो भी हमें स्वीकार है। और आज तो भरे टीवी पे मैं आज दिवाली के बोल रहा हूँ, मगर अहंकार में नहीं, जनता के लिए आए हैं सरकार बना के, जनता के लिए ही करेंगे काम। एक तो भारत की जनता को सोच रहा है तुम्हारा भला कौन कर सकता है, जैसे राजस्थान में भला हुआ जनता का, वैसे ही भला चाहिए, या फिर विकास चाहिए जनता और प्रजातंत्र को सोच। जी आशीष जी। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा। इस बार 5 राज्यों के ये जो चुनाव हो रहे हैं, 3 राज्य इनमें हिंदी भाषी हैं और 2 जिस तरह से साउथ के राज्य हैं। ये चुनाव बड़े अहम माने जा रहे हैं। अहम इसलिए क्योंकि 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है राजनीतिक दलों की ओर से, जिसको परसेप्शन का भी खेल हम कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर में चुनावों में देखने में आया है कि लहर एक बड़ी चीज़ होती है। 2014 की लहर सबको याद है, उससे पहले भी कई इस तरह की लहरें याद हैं इंदिरा गांधी के वक्त की। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या जनता से जुड़े जो असल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं? एक दूसरा, जो राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव सेट करने की, क्या आपको लग रहा है कि इस नैरेटिव का फ़ायदा इनको आने वाले चुनावों में भी मिल पाएगा? नमस्कार आशीष जी। जी, हमारे पैनल में साथियों को, श्री रतन तिवारी जी को और भटनागर साहब को मेरा नमस्कार, और सभी को दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आशीष जी, परसेप्शन का बहुत फर्क होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई कभी इनकार नहीं कर सकता है। परसेप्शन के असर का आप देख सकते हैं कितना प्रभाव खासतौर से चुनाव में और राजनीति में, समाज में होता है। इसके बड़े उदाहरण हैं। जिस तरह से आप देखिए 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के हत्या, नृशंस हत्या जिस तरह से की गई थी, उसके बाद की लहर में किस तरह से राजीव गांधी जी की सरकार बनी थी। हमें अभी भी याद है कि लोकसभा में 403 सीटें सीधे तौर पर वो जीते थे। इतना प्रचंड बहुमत कभी भी किसी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा में न कभी मिला, उसके पहले न उसके पहले न उसके बाद। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से एक बोफोर्स घोटाले का मामला आया और पूरे परसेप्शन के खेल में कांग्रेस की सरकार अगले ही चुनाव में कितनी बुरी तरह से हार के सत्ता से बाहर हुई। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब अलायंस की सरकार, गठबंधन की सरकार का जनता पार्टी का जो एक्सपीरियंस था, उसको बीते मुश्किल से 10 साल हुआ था, लेकिन जनता ने फिर एक मौका दिया, तो उसका क्या हाल हुआ, जिसके चलते दोबारा से कांग्रेस की सरकार, ठीक है अल्पमत की सरकार थी लेकिन नरसिंह राव जी ने गठित की। लेकिन परसेप्शन का खेल देखिए फिर किस तरह से कोएलिशन के खिलाफ बना उस समय की वाजपेयी की सरकार फिर आई। और जब वाजपेयी की सरकार के गठबंधन में
3 देवियों ने परेशान किया और सरकार कभी आगे कभी पीछे परेशान होती थी। तो आपने देखा यूपीए 1 यूपीए 2 में, और फिर परसेप्शन का जो मामला बना भ्रष्टाचार का यूपीए 1 और खास तौर से यूपीए 2 में जितना घोटाला हुआ था उससे भी भयानक परसेप्शन बना उस सरकार के खिलाफ। और कल ही एक चर्चा में हमसे कोई पूछ रहा था कांग्रेस का प्रवक्ता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। जब मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के उदाहरण दिए कि उनपे कोई व्यक्तिगत कभी भी आज तक फाइनेंशियल करप्शन का कोई भी आरोप न लगा है, न प्रूफ होने की तो बात ही दूर, जब लगा नहीं फाइनेंशियल करप्शन की बात व्यक्तिगत, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया आशीष जी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में जब कोलगेट हुआ, कोयला घोटाला हुआ, जिसको माना था उस समय की सीज में लगभग 1,86,000 करोड़ का घोटाला था, तो वो घोटाला जिसमें हुआ उस समय पहले लोगों को ये भ्रम था कुछ दिनों तक कि शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्ता धर्ता थे, नेता थे, वो कोयला मंत्री थे। लेकिन घोटाले के ऐन वक्त पर एक मामले में कन्विक्शन के चलते, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का मामला था कन्विक्शन का, शशिनाथ झा का, वो चले गए थे जेल, और जिसके बाद उनका पद चला गया था। तो कोयला मंत्रालय स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर में था। इसके चलते प्रधानमंत्री ही उसमें आ गए। और आपको याद होगा कि जबकि जांच परवान चढ़ी और उनको भी कटघरे में खड़े करने की बात हुई, तो कांग्रेस ने उस समय राष्ट्रपति भवन मार्च और सब किया था उनको बचाने के लिए, जिससे वो सीधे उस घोटाले में इन्वॉल्व होकर के उनका कहीं कन्विक्शन न हो या उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन न शुरू हो, कोर्ट का केस न शुरू हो। तो देखिए, ये परसेप्शन का ही मामला था कि मैं आज भी मानता हूं कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें जितना वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए पड़े थे पक्ष में, उससे ज्यादा वोट उस समय की सरकार को हराने के लिए पड़े थे। उसका बड़ा कारण क्या था? परसेप्शन। और ये परसेप्शन कि ये सरकार का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब देखिए 2019 में इसका पलटवार करने की कोशिश की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, जब उन्होंने नारा दिया चौकीदार चोर है। लेकिन ये परसेप्शन जनता में सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसको हमको आपको कोई तर्क से साबित करने की जरूरत नहीं। जनता के दरबार में, जनता के अदालत में उनका वोट ये बताता है कि परसेप्शन किसके पक्ष में, क्या सफल हुआ, क्या विफल हुआ। ऑन दी अदर हैंड स्वयं राहुल गांधी जी को जाके माफी मांगना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर उस मैटर में। तो ये परसेप्शन अब कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि ये 25% की 40% कमीशन खोरी की सरकार है, और उस परसेप्शन के चलते ही वहां बीजेपी की करारी हार हुई, जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की। अब यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये हमेशा रखता हूँ बात है कि प्रधानमंत्री राज्यों के चुनाव का नेतृत्व स्वयं करें और ये बताएं कि हमारे नाम पे वोट दीजिए और मुख्यमंत्री फिर हम तय करेंगे। ये कई जगह पे जनता के गले से बात नहीं उतरती है। आज भी मैं देखता हूँ, मैं कर्नाटक में ही अभी था करीब 1 महीने तक, लोगों से बात किया, मंगलुरु से लेके बेंगलुरु तक तमाम इलाकों में, छोटे ऑटो रिक्शा चालक से लेके अधिकारियों तक से, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री। तो 2-3 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, वहां पे लोगों ने हरा के बाहर सत्ता से कर दिया बीजेपी को। लेकिन रतन जी, आपके लिए एक बड़ी बात है, ध्यान रखिए कि वहां की जनता खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? उसका बड़ा कारण देखिए क्या है। स्वयं मुख्यमंत्री ने हमसे बातचीत में और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो 5 गारंटीज कांग्रेस ने दी है उसको लागू करने की उन्होंने कोशिश शुरू की है, क्योंकि उनको ये साबित करना है कि पहली बार ये गारंटी के आधार पे और करप्शन का आरोप लगा के परसेप्शन सक्सेसफुली क्रिएट कर करके, था कि नहीं था ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन उन्होंने भारी जीत हासिल की, जबरदस्त जीत कर्नाटक में। और अब उस परसेप्शन को अगर वो जिंदा नहीं रख पाए और 5 गारंटी को सक्सेसफुली लागू करते हुए किए यानी कि दिखे नहीं, तो बाकी राज्यों में उनकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। अब उन्होंने देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात पे काम किया है, कुछ लोगों को मिल गया है, बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन शुरू। उन्होंने पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया है। अब आप देखिए, एक बड़ी चीज यहाँ पे एक और पिन पॉइंट करना चाहूंगा रतन जी। राजस्थान में घोषणा किया आपने कि 1000 महिलाओं को हम देंगे। आपने हिमाचल में कहा 1500 देंगे, कर्नाटक में कहा 2000 देंगे,
तेलंगाना में घोषणा किया 2,500 देंगे। आप ये देखिए कि एक ही कांग्रेस पार्टी जहां जहां राज्य में, देखिए कितना अर्थतंत्र में ऊपर नीचे है कि एक कोई नीति नहीं है, कहीं 1,000, कहीं 1,500, कहीं 2,000, कहीं 2,500। अब आप देखिए मैं सिद्धारमैया आऊंगा जी ने रतन जी, एक कहा बार बात मीटिंग पूरी में हो जाए हमसे डॉक्टर साहब की। कि हमने, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पार्ट होता है वो नया स्ट्रक्चरल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का किसी राज्य का बजट होता है। पूरे कर्नाटक का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है बजट का, वो लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का। 60,000 करोड़ रुपए ये रफ एस्टिमेट है कर्नाटक गवर्नमेंट का कि उनको लगेगा या 5 गारंटीज पूरा करने में, अगर करेंगे तो। और अभी जो रीएवेल्युएट किया तो फिर 40,000 करोड़ आया और फाइनल फिगर आया है कुछ 52,000 कुछ 100 करोड़ का। अब आप स्वयं देखिए कि 90,000 करोड़ का जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, उसमें से 52,500 करोड़ तब, जबकि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है उनकी, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो अभी लागू करने के लिए काफी विचार में चल रहा है, उसको लागू नहीं कर पाए। तब 52,500 करोड़ का बजट आया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास बचेगा लगभग, अगर 90,000 करोड़ मान ले तो 30,000 करोड़। सिद्धारमैया जी ने कहा है कि जो एमएलए और एमपी के रिकमेंडेशन पे उनके कंस्टिट्यूएंसी में हम इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं, वो इस बजट में, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। हालात ये है कि अगर आप सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ऐसी बातें करके सत्ता में आते हैं, तो आप मान लीजिए कि इन 5 राज्यों में भी आ जाते हैं, मैं आप इस पॉजिटिव नैरेटिव के साथ चलता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या? फिर 2024 में अगर चुनाव में आ जाते हैं, मान लेते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन, उसके बाद क्या? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी रणनीति सफल है विफल है, सत्ता में आने की भी एक रणनीति होती है, लेकिन देश ही चलना चाहिए। श्रीलंका पाकिस्तान की हालत आपके सामने है, तो ऐसे में ये परसेप्शन का खेल बहुत बड़ा खेल है। आखिरकार जब आप पार्टी ने दिल्ली में एक परसेप्शन क्रिएट किया कि फ्री बीज पे हम सत्ता में लगातार बने रह सकते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के जब जमीन गुजरात तो उखाड़ी, जगह जगह उखाड़ने लगे, तो कांग्रेस ने उनका एजेंडा ही हाईजैक कर लिया। उन्होंने 100 यूनिट कहा, इन्होंने 200 यूनिट कहा। इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है राजनीतिक तौर पे आपको, लेकिन देश और समाज कैसे आगे बढ़ेगा जब आप इस ढंग की चीजें करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी विचारणीय, बहुत बड़ा विषय है। और इसको लेकर के क्या कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग सोचते हैं? भ्रष्टाचार के मामले में जनता में परसेप्शन अभी भी, रतन जी, आप मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं क्रिएट कर पाए हैं। हाँ, इन फ्री बीज का आपको काफी बड़ा फायदा हुआ है। ये कितना सस्टेन करेगा इन चुनाव में? अगर आपने 3 राज्य जीत लिए 5 में से, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 2024 के चुनाव के मैदान में बड़े खिलाड़ी होंगे। और ये भी एक बहुत अप्रिशिएबल चीज है कि इतने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कांग्रेस ने अपने एजेंडा को चेंज करके इन 5 राज्यों के चुनाव में एक सीधी लड़ाई बीजेपी से की है। और यही कारण है कि उन्होंने इंडी गठबंधन के साथ बिना गठबंधन किए ये विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। और इस परसेप्शन के खेल में वो लड़ाई के मैदान में जबरदस्त ढंग से, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन चुनाव परिणामों का प्रदीप भटनागर जी याद रखेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव पे भारी असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री स्वयं अपने नाम पे चुनाव लड़ने का जो रिस्क ले रहे हैं हर जगह, ये उचित नहीं लगता है हमको। जी ठीक है, रतन जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं भटनागर जी के पास जाऊंगा। देखिए, दीक्षित जी काफी अच्छे जानकार हैं, काफी अच्छी बात करते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन ये बता रहे थे कि राजस्थान में 1,000 रुपया कांग्रेस देती है, हिमाचल में 1,500, वही तेलंगाना में 2,500 देने का वादा किया। देखिए, हर राज्यों की अलग अलग परिस्थिति होती है और राज्यों की अलग अलग जनसंख्या होती है और अलग अलग क्षेत्रफल होता है। स्थान में क्षेत्र आधार पे हमने जो उचित समझा था, हमने 1,000 रुपया दिया। हिमाचल में 1,500 की बात की और हमने तेलंगाना में 2,500 देने जा रहे हैं। वहीं आपने देखा कि हम मध्य प्रदेश में भी देने जा रहे हैं। लेकिन यह भी आप नहीं बताए दीक्षित जी कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का घोषणा करती है, तो अन्य राज्यों में 500 रुपए की भी घोषणा क्यों नहीं करती? आपने बताया कि सब अलग अलग सिस्टम आप समझा रहे थे, लेकिन यह नहीं बता रहे थे कि जब सदन के अंदर विपक्ष के नेता अडानी के महाघोटाले की बात हो, प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की बात हो, तमाम मुद्दों को लेके वकालत कर रहे थे, तो उनकी माइक को क्यों बंद कर दिया गया? क्यों राहुल गांधी जी को सिर्फ चोर बोलने के लिए सस्पेंड होना पड़ा?
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों उनको बहाल किया, क्यों 24 घंटे के अंदर बंगला खाली करा दिया गया, और क्यों, ये भी आप बताइए, आखिर क्यों रमेश बिधूड़ी जी सदन के अंदर एक चुने हुए सांसद को इतने असभ्य कहने के बाद भी आज तक बने पड़े हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, चाहे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, चाहे लोकतंत्र का दुरुपयोग हो, चाहे सत्ता के सिंहासन पे बैठ के जबरन सत्ता का खौफ दिखाना, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना, और दीक्षित साहब ये भी आप बताइए जनता को कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए के एनसीपी के घोटाले की बात कर रहे थे, सिंचाई घोटाला, खनन घोटाला, बैंक घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सबको चुन चुन के जेल में डालने का काम करेगा। और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी चीख चीख के कर रहे थे, अजीत पवार चक्की पीसिंग। आखिर अब क्या हो गया? वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होते ही ईमानदार हो गए। और अमित शाह जी महाराष्ट्र के दौरे में थे, वो बोल रहे थे दादा अब आप बहुत सही जगह हो। तो दीक्षित जी ये भी बताइए कि जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो ईमानदार कैसे हो जाते हैं, ये भी आप बताएंगे तो जनता को, दर्शकों को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले भटनागर साहब आपके पास आऊंगा। जो बात अभी दीक्षित जी ने कही कि हर विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ रही है बीजेपी, कई राज्यों में जीत मिली, कई में हार मिली, लेकिन एक तरह का बड़ा रिस्क, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चेहरा होता है वो पूरे देश के लिए होता है, और कहीं ना कहीं आमतौर पर जितना प्रचार अभियानों में नरेंद्र मोदी सक्रिय नज़र आते हैं, ये अगर पार्टी के लिए अच्छी बात है तो पार्टी के लिए चिंता करने वाला भी विषय है, क्योंकि जब हार होती है तो सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेंस कम हो रही है या ख़त्म हो रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद, हिमाचल चुनाव के बाद ऐसे कई सवाल सामने भी आए। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा सा एक आशीष जी उदाहरण दे दूं आपको। पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव लड़े थे और फुल फ्लैश चुनाव लड़े थे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे। सरकार तो नहीं बना पाए, हाँ, मगर इतने मजबूत जरूर बैठे कि विपक्ष में मजबूती से अपनी बात रखे, और बहुत मजबूत और सबसे बड़े विपक्षी पार्टी है। औरों की तरह नहीं है कि लोकसभा में भी एक विपक्ष का एक किरदार निभाने के लिए बहुमत भी नहीं हो पाया, वो हाल नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने अगर प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री एक देश के हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के इसमें मुखिया हैं, अध्यक्ष के साथ साथ, तो थोड़ा सा उनके नेतृत्व में और अध्यक्ष के नेतृत्व में जहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए अब आपने बात करी एक चेहरे की, देखिए अब प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा चेहरा है, उस चेहरे को आगे वो चल रहे हैं और वो नेतृत्व भी कर रहे हैं, मगर जो चुनाव निशान है कमल, वो माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोगों ने अगर तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो उस तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और देखिएगा सरकार भी बनाएंगे और बहुत मजबूत सरकार। ये जो वादे आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा दुकान जी, आपने जो 1000, 1500, 2500 की बात करी, तो उस पर लीपापोती करने के लिए आदरणीय तिवारी साहब ने क्या कहा कि जनसंख्या, अरे जनसंख्या कर्नाटका की देख लो, हिमाचल की देख लो, जनसंख्या तेलंगाना की देख लो, राजस्थान की देख लो, पता लग जाएगी आपको अपने आप। तो जो आपने जो जवाब दिया ना, वो कहीं तालमेल नहीं बैठ पाया जवाब का, तो थोड़ा सा जवाब को सोचना चाहिए पहले। तो आप लोगों ने जब मैं आपकी 1500 की बात बता देता हूँ, सॉरी 1000 रुपए की राजस्थान की, ये अब 6 महीने पहले शुरू कर पाए राजस्थान में देना। और मैं आप जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कहा सिलेंडर की फ्री 450 रुपए, साहब वो सिलेंडर केवल और केवल उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाएगा। सुन लीजिए सामने बताना उसके बाद। हम लोगों ने आपसी तरह वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए ये लोभन वाला विषय नहीं रखा है, और उन गरीब किसानों को योजनाओं में दिया जा रहा है जिन पे 2 बीघे 4 बीघे जमीन है, 100 बीघे वालों को नहीं दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा चीजों को मैं समझ आऊँ आपके माध्यम से, एनबी न्यूज के माध्यम से। आप कहने को जो मर्जी कह लीजिए, और आप बता रहे ना जी सत्ता का नशा,
कभी राहुल गांधी से पूछेगा कि लोकसभा के जब सरकार कांग्रेस की चल रही थी यूपीए की, तो राहुल गांधी सारा पर्ची लिखते थे, कौन बोलेगा? और राहुल गांधी वही हैं जो पर्चा फाड़ कर प्रधानमंत्री के मुंह पर फेंक देते थे, नमस्ते भी नहीं करते थे। प्रधानमंत्री खड़े होते थे और राहुल गांधी सोनिया जी बैठी ठीक है, मैं आऊंगा आप खूब सबके देखा है पास, हमने। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा इंदुकांत जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा। सीधा सा सवाल एक और है आपसे। जिस तरह से विपक्ष ने मिलकर जोरों शोरों से इंडिया गठबंधन को बनाया और बड़ी उम्मीद, बड़े सपने के साथ बड़ी बड़ी बैठकों की भी शुरुआत की, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही ऐसा लगने लगा कि शायद कोई स्पीड ब्रेकर इस गठबंधन के बीच में आ गया है और अब प्रचार अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते खबरें छन छन कर ये आने लगी हैं कि शायद इस गठबंधन का अब कोई भविष्य है ही नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या राजनीति हो रही है इस गठबंधन की आंतरिक स्तर पर और क्या रणनीति है? क्या वाकई में लग रहा है कि सिर्फ ये अभी कहीं ना कहीं परिस्थितियां कुछ और दिखाई जा रही हैं और गठबंधन के अंदर कुछ और चल रहा है, या 2024 में ये गठबंधन कुछ कामयाबी हासिल कर पाएगा? आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उस पे आने के पहले सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना चाहेंगे रतन जी की बातों पर। जी। रतन जी ने जो मुद्दे उठाए उनमें ज्यादातर को मैं स्वीकार करता हूं, और खास तौर से जो अजीत पवार का मामला है, मैं इसको कहता भी हूं सार्वजनिक तौर पे कि इस ढंग के लोगों के, इस ढंग के तत्वों के भाजपा से जुड़ने या उनके अलायंस में आने से उसका धीरे धीरे जो परसेप्शन एक बनता है, अभी तक परसेप्शन है कि ये एक सच अलायंस है। खासतौर से बीजेपी पे कोई फाइनेंशियल करप्शन के बड़े चार्जेस नहीं, कभी भी प्रूफ नहीं हो पाया। जनता में एक पॉजिटिव परसेप्शन है, लेकिन जब ऐसे लोग जुड़ेंगे और उनके बारे में बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग कल तक बोलते थे आज मौन हो जाएंगे, फिर ये परसेप्शन धीरे धीरे खराब होने की बातें होती हैं। ये समझना होगा बीजेपी की लीडरशिप को, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी ऐसे ही लोगों को जब आपके लोगों ने कहा था कि ये सारे लोगों को हम हटाएंगे, और आज वही लोग जब जुड़ जाते हैं लालू के साथ, वही लोग जुड़ जाते हैं कांग्रेस के साथ, तो उनका जो एक परसेप्शन था कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करते हैं, वो जनता में परसेप्शन खत्म हो गया। उनके नेता जेल गए, चक्की पीसिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में बने हैं, मंत्री बने हुए हैं, उनका परसेप्शन खत्म हो गया। ये खेल सब जगह ऐसे ही चलता है। अब आते हैं अलायंस के बारे में। देखिए, मेरा मानना है आशीष जी कि जो इस तरह के अलायंसेस हैं, कांग्रेस ने, खास तौर से कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति, राहुल गांधी जी की जो भारत यात्रा थी, मैं मानता हूं कि वो एक मार्क डिफरेंस उसके पहले और उसके बाद की कांग्रेस की मॉडर्न राजनीति को हमेशा समझा जाएगा। और आज तक ये दिखता है कि उनकी भारत यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो किया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, गुजरात और हिमाचल में चुनाव हुए जिस दौर के, उसके बाद कर्नाटक में जब जीत हुई, और ये 5 राज्यों के पहले उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया? मेरी अपनी समझ है कि इस 5 राज्यों में उन्होंने पूरा एजेंडा लगभग आप पार्टी का हाईजैक कर लिया। साहब जी, अब वो जब उन्होंने हाईजैक कर लिया आपका, उसका लाभ देखिए। इन 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से गुजरात में आप एक बड़े फोर्स के तौर पे थी, पंजाब में तो उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से ही बाहर कर दिया। अब आप इन राज्यों में, क्योंकि आपके एजेंडे को ही और बड़े स्तर पे कांग्रेस ने ले लिया, तो आप, ऐसा लगता है कि इन राज्यों में साफ हो गई। अब इससे मुकाबला सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया। अब कांग्रेस कहीं न कहीं इस रणनीति पे काम कर रही है कि इन 5 राज्यों में जिनका वोट परसेंटेज होगा, जो कंस्टिट्यूएंसीज वाइज असेंबली में उनके वोट आएंगे, उस बढ़त के आधार पर जब वो इंडी गठबंधन में सीटों की शेयरिंग की बात करने जाएंगे अगले चुनाव के पहले, तो वो एक मजबूत स्थिति में होंगे। यही कारण है कि उन्होंने इसके पहले गठबंधन नहीं किया। लेकिन इसके कारण जो उनके फिशर्स थे, आपसी फूट तोड़ फोड़, वो
वो जो सामने आए हैं उसका क्या नुकसान होगा वो पूरे गठबंधन को हो सकता है। देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार का ये फियास्को हुआ अभी विधानसभा में और विधान परिषद में, उसमें आप सारे गठबंधन के नेताओं का देखिए, लालू प्रसाद जी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि खत्म कौन हो रहा है, रिस्क पे कौन है, इस महागठबंधन की बात करने वाले नीतीश कुमार का कैरियर और उनकी पार्टी। तो ये सब चीजों का एक रीअलाइनमेंट होगा 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के बाद। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की अपने इंडी गठबंधन में जो स्थिति है वो मजबूत हुई है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद उस पर काफी असर पड़ेगा और उसी समय पता चलेगा कि ये गठबंधन किस रूप में 2024 में भाजपा को चुनौती दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। हमें ऐसा लगता है कि जिस दिन के फिशर आपसी भेदभाव टूट फूट आई है, ये गठबंधन एक बड़े स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने लायक 2024 में शायद ही खड़ा हो पाएगा। जी ठीक है, रतन जी जवाब दीजिए। देखिए दीक्षित साहब ने अच्छी बात की कि 2024 में शायद ये गठबंधन हो पाए। देखिए हम सभी विपक्ष के लोगों ने, हमारा सभी एजेंडा एक ही है। आपने देखा कि किस प्रकार संजय सिंह जी को निलंबित करना होना पड़ा, किस प्रकार उनको अरेस्ट किया गया, एक केजरीवाल के ऊपर भी अरेस्ट करने की तलवार लटक रही है। विपक्ष के सारे नेताओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सारे विपक्ष के नेता लोगों का एक ही एजेंडा है, एक ही मुद्दा है। उस मुद्दे के आधार पे हम लोग एक हुए हैं और ये विधानसभा चुनाव में हमारा अलायंस नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव में हुआ है। लोकसभा चुनाव में सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी 2019 में 206 सीट से ज्यादा ऐसी सीटें थी जब हम दूसरे नंबर पे थे। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई अखिलेश यादव जी को मान के चल रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव है, वो अलग बात करेंगे, हम अलग बात करेंगे, वो तो बातें होती रहती है, राजनीति है। लेकिन लोकसभा चुनाव आएगा आशीष भाई, दीक्षित साहब, लोकसभा चुनाव में हम लोग एक साथ मिलके, एक साथ बैठ के कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, कौन किस पे भारी होगा, कौन कहाँ लड़ेगा, वो सब तय कर लेंगे। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोक दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जादू और मैजिक खत्म हो चुका है। कर्नाटक में लोगों ने देख लिया, कर्नाटक के लोगों ने नकार दिया, तो उनका मैजिक अब नहीं चल रहा है। उनके चेहरे पे कब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, न इनके पास कोई मुद्दा है, न तो कोई वादे, कोई विकास का बात है। सिर्फ धर्म के आधार पे भगवान श्री राम के नाम पे कब तक राजनीति चमकाएंगे। अब समय हो चुका है, अब उनको गुजरात जाने का वक्त आ चुका है। ठीक है, भटनागर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिनके घर नहीं है वो दूसरे वो घर भेजते हैं। कभी पूछिए ना राहुल जी से, घर कहाँ है आपका? जब से है सरकारी घर में ही पड़े, घर से निकाल दिया गया था सरकार ने। राहुल जी के पास घर नहीं है, आपके पास घर है। और राहुल जी का घर तो देश के हर देशवासियों का घर है। मेरी दादी ने, मेरी माँ ने, मेरे फादर ने घर बनाया है ईंटों का। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जितने भी, उनके भी अपने अपने निजी घर हैं और वो चुनाव जीत के 4 बार 6 बार 10 बार वो सरकारी घर में पहुंचे। आनंद भवन का नाम सुने हैं भटनागर जी? आनंद भवन का नाम सुने हैं ना? वो गांधी परिवार का पुश्तैनी घर था जिनको सरकार को दे दिया। और ये गांधी परिवार है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनके पिताजी को किस प्रकार उनकी हत्या की गई, उनकी दादी की कैसे हत्या की गई, वो पूरा देश जानता है। आप जिस परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, ये बहुत भारी पड़ेगा आने वाले समय में आपको। बोलिए। अब हमने कभी कांग्रेस को हल्का लिया ही नहीं श्रीमान, पहले तो ये बताते थे। अगर कांग्रेस की जड़ उखाड़ने का अगर शुरुआत करी थी तो हल्के में नहीं लेके करा। कांग्रेस को कैसे समेटना है वो हमारे दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर बोल दिया था कि क्या हश्र कांग्रेस का होगा। कभी कभी वो सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग पता लग जाएगी। और जो आप आगे चीजें बता रहे थे ना, आप थोड़ा सा आप स्पष्ट नहीं बोलते। अभी आपने संजय सिंह जी का नाम लिया, पर संजय सिंह जी जेल क्यों है तो बता देते। अरविंद केजरीवाल जेल जाने को क्यों तैयार है तो बता दीजिए। आपके साथ सारे भ्रष्टाचारी ही क्यों है? आप भ्रष्टाचारी तो आपके पास है, अजीत पवार पे कुछ तो बोल दीजिए, बिंदु अधिकारी पे। ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।